नमस्कार साथियों। साल खत्म होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जैसे ही आप उसको अपने क्रोम में पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, लेकिन वो फाइल केवल व्यू ओनली होगी। आप फाइल में जाएं, वहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और एक्सेल फाइल के तौर पर उस फाइल को डाउनलोड कर लें। वह फाइल आपके सिस्टम में आ जाएगी। जब आप उस फाइल को खोलेंगे तो आपको एक्सेल शीट दिखेगी कुछ इस प्रकार की, जिसमें 4 शीट्स हैं। पहले पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, दूसरे में जीपीएफ, तीसरा एनपीएस और चौथा न्यू रिजीम। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। अगर कोई स्टेप मिस कर गए तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए। पूरा देखें और ध्यान से देखें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और सभी को ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि आने वाले समय में सभी वीडियोस आपको समय से मिलती रहें और आपके कुछ काम आ सके। चलो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 1 नंबर कॉलम में अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। कुछ भी हो सकता है वो, आपका स्कूल है, ऑफिस है, कोई भी कंपनी है, आप वह नाम लिख लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, आपके एनपीएस और न्यू रिजीम में वो नाम अपने आप रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें कि आपको अपनी जो भी एंट्री करनी है वो केवल जीपीएफ नाम की शीट पर ही करनी है। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक नाम लिखूंगा, फादर्स नेम लिखें। जो भी आपका डेजिग्नेशन है आप वो लिखें। आपका कोई वार्ड नंबर है तो वो लिख लीजिए। आपकी कंप्यूटर आईडी या बायोमेट्रिक आईडी, एम्प्लॉय आईडी, जो भी आपके डिपार्टमेंट ने आपको इशू की है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अपने स्कूल का नाम, अपने ऑफिस का नाम, जो भी है आप लिखें। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। अगर आपके पास जीपीएफ नंबर है तो अपना जीपीएफ नंबर लिखें, अन्यथा अपना प्रान नंबर लिखें। जो भी आपको इशू है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अपना पैन नंबर लिख लीजिएगा और अपना एड्रेस। आप जैसे ही यहाँ पे अपनी सारी बेसिक डिटेल्स को एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आगे की दोनों शीटों पर आपकी डिटेल्स चली जाएंगी। उसके बाद सबसे पहले आपको करना है टीए का सिलेक्शन। आपको टीए कितना मिलता है? 1350, 3600, 7200 या 14400, जो भी आपको मिलता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे अपना टीए का अमाउंट सेलेक्ट करेंगे तो आपका हर महीने में टीए इंक्लूसिव ऑफ डीए का अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर आपको कोई साइकिल अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस मिलता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। वो सारा आपका कैलकुलेशन में आगे चला जाएगा और उसका रिफंड भी जो होता है वो भी अपने आप कैलकुलेट हो जाए। अगर आप एचआरए का क्लेम कर रहे हैं तो इस कॉलम में आपको वो अमाउंट लिखना है जो आप किराया दे रहे हैं पूरे साल के लिए। मान लीजिए आपने एक महीने का 10,000 रुपये किराया भर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 1,20,000 लिखेंगे। महीने का किराया नहीं, पूरे साल का किराया लिखना है। आगे बढ़ते हैं। मार्च में जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बेसिक पे, तो आप यहाँ पे अपनी बेसिक पे लिख लीजिए। जैसे ही आप अपनी बेसिक पे लिखेंगे, आपकी सारी कैलकुलेशंस होकर आ जाएंगी। कई साथियों का इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है, वो अपना जुलाई में बेसिक पे लिख दें, और कई साथियों का जनवरी में लिखता है। बेसिक पे 12 के 12 महीने में लिखने का कॉलम ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। हो सकता है किसी महीने में किसी साथी की एमएससीपी लगी हो, तो उस केस में भी आपकी बेसिक पे बढ़ जाती है, तो आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। फिर आता है टीए के ऊपर। टीए आप जैसे ही यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे तो आपका टीए का कैलकुलेशन सारा का सारा आ जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कोई मैटरनिटी पे हो या सीसीएल पे हो या लंबी छुट्टी के कारण जिस महीने का किसी महीने उसको टीए ना मिल रहा हो,
तो आप इस टीए में भी बदलाव कर सकते हैं। आप यहाँ पर अमाउंट 0 लिख सकते हैं। तो आपको टीए का भी ऑप्शन 12 महीने के लिए सारा का सारा खुला हुआ है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आप अपना इनकम टैक्स यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपने इनकम टैक्स एडवांस इनकम टैक्स कटवाया है वो आप यहाँ लिख देंगे। मार्च से लेकर और जनवरी तक का जो भी आपने कटवाया है या आप जनवरी में कटवाना चाहेंगे वो आप यहाँ लिख देंगे। अब जीपीएफ अमाउंट, जीपीएफ वाला कॉलम, साथियों ध्यान रहे इस जीपीएफ वाले कॉलम में केवल वही साथी एंट्री करें जो जीपीएफ के तहत आते हैं। अगर आप एनपीएस के तहत आते हैं तो आपको यहाँ पर एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए आप जीपीएफ के तहत आते हैं तो आप यहाँ पे अपना जो भी अमाउंट आप जीपीएफ में कटवा रहे हैं वो यहाँ पे दर्ज कर दीजिए। नीचे जनवरी से और मार्च के डीए की कैलकुलेशन यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। डीए अलग और टीए ऑन डीए की कैलकुलेशन अलग आ जाएगी। इस बार जुलाई का जो डीए है वो अधिकतर डिपार्टमेंट्स में अक्टूबर के बाद लागू हुआ है। तो इसलिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि अक्टूबर तक की सैलरी सेम दिख रही होगी और नवंबर में उसका बदलाव होगा। जुलाई से और सितंबर तक का जो भी आपको डीए मिलना है वो उसका कैलकुलेशन यहाँ पर अपने आप आ जाएगा और वो सैलरी में जुड़ जाएगा। अब आते हैं बोनस पर। यहाँ पर बोनस आपको पिछले वर्ष का लिखना है, 2022-23 का जो आपको मिला है वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करते हैं तो आप उसका अमाउंट यहाँ लिख लीजिए। हो सकता है वो 27,000 हो सकता है 54,000 हो, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए। अगर कोई और एरियर आया है आपको तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं और आपकी सारी सैलरी जुड़कर यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। अगर आपकी सैलरी से कोई ओपीआर हुआ है तो आप उस ओपीआर को यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, उसकी यहाँ से कटौती हो जाएगी। आगे चलते हैं। आपकी सारी सैलरी आ चुकी है। 48वें रो में ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए 300 रुपये पर मंथ की जो रिबेट मिलती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरे साल की मिलाकर अगर एप्लीकेबल है, वरना इसको 0 ही रहने दें। एचआरए की कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, आपको उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं 54 नंबर रो पर। अगर आपने एचआरए क्लेम किया है तो आप यहाँ पर लैंडलॉर्ड का नाम लिखें और इस कॉलम में आप लैंडलॉर्ड का पैन नंबर लिख दें। 55 नंबर रो में आएंगे। अगर आपने हाउस लोन ले रखा है तो उसके तहत जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए ब्लू कॉलम में, यानी कि एफ और जी। 55th रो में एफ और जी कॉलम जो है आप यहाँ लिख देंगे, उसका इंटरेस्ट, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपका कोई कैलकुलेशन या इनका हाउस लोन का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको 0 ही रहने। एटीसी के तहत चलते हैं। अगर आपने को होम लोन लिया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आपका डिडक्ट हुआ है आप यहाँ पर मेंशन करें। आपने जो जीपीएफ या एनपीएस कटवाया है उसका अमाउंट यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, आपका जीआईएस का अमाउंट आ जाएगा। आपने जो भी एटीसी के तहत पॉलिसी ले रखी है, पीपीएफ है, कोई सुकन्या समृद्धि है, वो आप इन कॉलम्स में मेंशन कर सकते हैं। और कॉलम 63 जे कॉलम में अगर आपने ट्यूशन फीस क्लेम किया है तो दो बच्चों की ट्यूशन फीस जो भी एप्लीकेबल है आप वहाँ मेंशन कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन होकर यहाँ पर आ जाए। 67th रो में आप 80D के तहत यानी कि मेडिकल क्लेम में जो भी आपका पैसा आपका डिपार्टमेंट काट रहा है या आपने अलग से हेल्थ पॉलिसी ले रखी है आप यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 80DD, 80DDB, 80E, 80CG, 80G, 80U, ये सारे सेक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी आपको एप्लीकेबल हो आप उसमें भर लीजिएगा, अन्यथा उसको खाली छोड़ दीजिए। अब आते हैं 74 नंबर पे, 80CCD1B, यानी कि जो हमारे जीपीएफ के तहत आने वाले साथियों ने
अलग से एनपीएस का अकाउंट खुलवा रखा है, उसका हम यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं। अगर आपने 40,000 का अमाउंट भरा है तो ये 40,000 अपने आप आएगा। अगर आपने 60,000 भरे हैं तो भी यहाँ पर आपको 50,000 तक की ही छूट मिल सकती है, वो अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एनपीएस वाले साथियों को यहाँ पर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देख रहे हैं, आपने जो जानकारियाँ दी हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन होकर आ गई है और आपको फरवरी में कितना टैक्स देना है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। लेकिन ध्यान रखें, ये शीट केवल जीपीएफ वाले साथियों के लिए कैलकुलेशन दिखा रही है। अगर आप एनपीएस में हैं तो यहाँ पर सारी एंट्री करके आप एनपीएस की शीट पर आएं। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका एनपीएस अपने आप कैलकुलेट होके आया है। जैसे कि जीपीएफ में हमने यहाँ पर 10,000 भरा था, लेकिन एनपीएस में जो भी आपकी सैलरी बनती है उसके बेसिस पर ही यहाँ पे एनपीएस आया है। इसीलिए बताया था कि एनपीएस वाले साथियों को जीपीएफ वाली शीट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। एनपीएस में आपका अमाउंट आ गया, आप सारा कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ साथियों को कंफ्यूजन रहता है कि 80 1 बी में जो हमारा 50,000 है वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसमें आपको कोई भी सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। जितना भी आपका एनपीएस का अमाउंट कटा होगा उसमें से पहले 50,000 आपके 80 1 बी में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 50,000 आ गए हैं। उसके अलावा जो बच जाएगा वो आपके 80 में दिखाने लगेगा। अब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी सेविंग और करनी है, जिससे कि आपकी सेविंग पूरी 1.5 लाख की हो सके। यहाँ पर आपका सारा कैलकुलेट करके दिखा दिया है। अब आपके पास दो शीट हैं, एक जीपीएफ की, एक एनपीएस की। लेकिन जीपीएफ और एनपीएस दोनों के तहत आने वाले साथियों के लिए अब एक नया ऑप्शन भी है, न्यू रिजीम का। आप अपनी डिटेल पहली शीट में भरें। जीपीएफ के तहत आते हैं तो जीपीएफ वाली शीट को देखें, एनपीएस के तहत आते हैं तो एनपीएस वाली शीट को देखें और साथ में न्यू रिजीम वाली शीट पर जाकर भी अवश्य देखें। आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन न्यू रिजीम के तहत दिखाई जा रही है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे जीपीएफ का जो कोई साथी था और उसकी ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसका टैक्स सारा फरवरी में 26,694 दिखा रहा है, लेकिन न्यू रिजीम में वो टैक्स 7,895 ही रह जाता है। अगर कोई एनपीएस के साथी ने शीट भरी है तो जैसे आप देख रहे हैं कि एनपीएस में उसका 44,668 रुपये टैक्स है, लेकिन न्यू रिजीम के तहत वो केवल 7,895 ही रह जाता है। तो आप इस शीट से कैलकुलेशन करके, कंपैरिजन करके चेक कर सकते हैं कि आपकी जो भी सेविंग्स हैं उन सबको मिलाकर आपको कौन से रिजीम में ज़्यादा फायदा हो रहा है, ओल्ड में या न्यू में, और उसी हिसाब से ही आप अपना रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना टैक्स भर सकते हैं। इस पूरे पेज की सेटिंग A4 शीट की तरह कर दी गई है। आप चाहें तो इसको भरकर प्रिंट ले सकते हैं। यह पेज एक पेज के दोनों साइड पे प्रिंट निकलने के लिए इसकी सेटिंग्स कर दी गई है। और अगर नहीं भी आए तो आप प्रिंट सेटिंग्स में जाके एक ऑप्शन होता है स्केलिंग। स्केलिंग में आप, अगर आपके कॉलम एक्स्ट्रा निकल रहे हैं या आपकी रो एक्स्ट्रा निकल रही हैं, तो आप फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज कर सकते हैं, जिससे कि आपका पेज से बाहर नहीं जाएगा और आप अपना प्रिंट निकाल कर सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों इससे आपको कुछ सहायता मिलेगी। धन्यवाद।